दोस्तों नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अभिनेता निशिकांत दीक्षित से जी शाम की बातचीत। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पहला भाग। श्रोताओं नमस्कार। आज स्टूडियोज में हमारे साथ हैं टीवी और फिल्म्स और विज्ञापनों के एक ऐसे कलाकार जिन्हें आपने कई बार पर्दे पर देखा होगा, उन्हें अभिनय करते देखा होगा फिल्मों में, और उन्हें पसंद भी किया होगा और कई बार हेट भी किया होगा, क्योंकि किरदार अलग अलग किस्म के इन्होंने निभाए हैं। श्री निशिकांत दीक्षित जी, आपका हम स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कहना ना होगा कि जब भी हम किसी कलाकार से मिलते हैं तो कलाकार अपनी एक जर्नी अपने साथ लेकर हमेशा चलता है, और वो यादें जो हैं, वो जो अनुभव जो हैं, वो हर पल कभी पर्दे पर, कभी मंच पर, कभी विज्ञापनों पर, या कभी हमारा एक आपसी व्यवहार होता है, हम जब आपस में मिलते हैं तो वो दिख जाता है, समझ में आ जाता है। जैसे आपसे मिलते से ही समझ में आ जाता है कि आप कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपकी किसी ने फिल्म देखी हो या ना देखी हो, टीवी सीरियल्स में आपके किरदारों से वो वाबस्ता हुए हो या ना हुए हो। जी बिल्कुल। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने। और एक कलाकार की सबसे अच्छी पहचान यही है कि वो जितना अच्छा कलाकार हो या ना हो, एक अच्छा इंसान भी एक अच्छा कलाकार होता है। मेरा मानना ही है। तो कलाकार अच्छा हो ना हो, अगर इंसान अच्छा है तो वो कलाकार खुद ब खुद हो जाएगा। और जहाँ तक बात है जर्नी की, सर बहुत सारी चीज़ें हैं बचपन से लेके आज तक। मुझे लगता है कि जो आपने चीज़ देखी नहीं, जो आपने महसूस नहीं की, आप उसको पर्दे पे उतार नहीं सकते, आप उसको एक रूप नहीं दे सकते। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को देख ना लें, हम आज भी अभिनय करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे चाचा जी ऐसे बोलते थे या मेरे पड़ोस वाले अंकल ऐसे बोलते थे, तो हम वही सारी चीज़ें अपने अभिनय में सामने डिलीवर करते हैं जो हम कहीं देखी है या कहीं पढ़ी है या कहीं सुनी है। तो यही है। और मेरा जन्म जो है सर यूपी में एक जगह है शाहजहांपुर। मेरे फादर वहाँ पे पोस्टेड थे। वहाँ पर हुआ, वो एक छोटा सा कस्बा था जलालाबाद करके। अच्छा। मैं वहाँ पर पैदा हुआ और शायद मैं तीसरी क्लास में था, तब से मैं दिल्ली के पास एक जगह है गाजियाबाद में, वहाँ आ गया और मेरी बाकी की सारी पढ़ाई वहाँ पर हुई। और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक जगह है, वहाँ पे मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उस कॉलेज में गया। वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसके बाद आकर नौकरी ज्वाइन की दिल्ली में। नौकरी करते करते किसी काम से मैं बॉम्बे आया। और बॉम्बे मेरे लिए एक अनजान शहर, यहाँ का ना कोई रिश्तेदार था ना जान पहचान थी। और यहाँ पर अपने काम के सिलसिले में आया था और जब यहाँ पे ऐसी देखा और एक अंदर जो चाह थी, एक जो कलाकार था, उसने कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को करके घर वालों को बोला कि जी चलो मैं यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ करने दो। और उस बहाने से मैं इस शहर में रुक पाया। मतलब इस शहर में भी आपने नौकरी की है? जी जी बिल्कुल। मैं दिल्ली में एक टेलीकॉम कंपनी थी, उसमें नौकरी करता था। और जब बॉम्बे आया तो यहाँ भी एक दूसरी टेलीकॉम कंपनी में फिर मुझे ऑफर मिला, तो मैं घर वालों को यही बोला कि मैं यहाँ नौकरी कर लेता हूँ। तो उस टेलीकॉम कंपनी में मैंने नौकरी कर ली और मार्केटिंग में रहा। और जानबूझ के मैंने वो एरिया लिया जिस एरिया में हमारे फिल्म वाले या सीरियल्स वालों के ऑफिसेस थे। और मैं इनिशियली सब लोगों को जाके अपने सिम कार्ड्स होते थे जो अब तो बहुत इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन तब उस समय क्या होता था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होती थी और लोगों की अपनी पसंद का नंबर नहीं मिलता था। तो वो सारी चीज़ें मैं लोगों को प्रोवाइड करता था और फिर धीरे से बताता था कि सर मैं कलाकार भी हूँ, मुझे कोई रोल हो तो बताइएगा। इस बहाने बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ मैंने बहुत सारे सीरियल्स में छोटे छोटे कैमियोज किए और फिर उनसे ही मेरी मतलब एक पहचान बननी शुरू हुई। चलिए उपलब्धियों की और भी बातें करेंगे हम, लेकिन आपकी पसंद की बात करते हैं, खास करके जो संगीतमय पसंद है, जो गाने होते हैं। जाहिर है कलाकार जो है गीतों के बगैर रह नहीं सकता, और गीतों से जुड़कर उसके भावों को पकड़कर बिल्कुल कभी इमोशनल होता है, कभी उन्हें महसूस करने लगता है उन शब्दों को, उस जज्बात को। तो आप ऐसे कौन से गाने हैं जो आपके दिल के करीब से होकर गुजरते हैं? ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जिनको आप सुनने लगते हैं तो लगता है कि ये अपने आप में एक अजीब संगीत में जो माहौल बन जाता है।
जैसे पाकीज़ा फिल्म है या कागज के फूल हैं, गुरुदत्त साहब की फिल्मों के गाने। तो ऐसा करते हैं ना कि गुरुदत्त जी का नाम चूंकि लिया है फिल्मों के जरिए, तो प्यासा फिल्म का एक गाना आपको बहुत पसंद है, मुझे पता है। अब बताइए कि वो गीत हम अपने साथियों को सुनाएं। बिल्कुल सर, आपकी पसंद पर। बिल्कुल सर, मेरी तरफ से मेरे सभी श्रोताओं दोस्तों के लिए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए, हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। ये लाख जतन मोरे मन की तपन, मोरे तन की जलन नहीं जाए। ये लाख जतन मोरे मन की तपन, मोरे तन की जलन नहीं जाए। कैसी लगी ये लगन, कैसी जागी ये अगन, कैसी लगी ये लगन, कैसी जागी ये अगन, जिया धीर धरन नहीं पाए। प्रेम सुधा मोरी सांवरिया, सांवरिया, प्रेम सुधा इतनी बरसा दो, जग जल थल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए, हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। मोहे अपना बना लो, ओ मोहे अपना बना लो, मोरी बाह पकड़ मैं हूँ जन्म जन्म की दासी। मोरी प्यास बुझा दो, मन हर गिरधर, प्यास बुझा दो, मन हर गिरधर, प्यास बुझा दो, मन हर गिरधर, मैं हूँ अंतर घट तक प्यासी। प्रेम सुधा मोरी सांवरिया, सांवरिया, प्रेम सुधा इतनी बरसा दो, जग जल थल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। 2003-2004 में मेरे को एक बच्चन साहब की एक फिल्म थी दीवार, उसमें एक रेगुलर कैरेक्टर मिला कैप्टन अजीत वर्मा का, जिसमें करीबन मैंने 30 से 45 दिन हम लोगों ने शूट किया। फिर आन, जब वी मेट, लागा चुनरी में दाग, वांटेड, वीर, फिर बहुत सारी फिल्में मुझे मिली। धीरे 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 छोटी छोटी पहचान बनती गई और काम मिलता गया, लोग पहचानते गए। और आज जो भी हूँ, मैं यही कहूँगा कि मैं आज भी सीढ़ियों पर हूँ, चढ़ रहा हूँ या उतर रहा हूँ, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या बात है, ये आपकी सोच जाहिर होती है इसी बात से कि आप सीढ़ियों पर हैं अभी जी। अब उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक प्रोसेस में आप हैं जी, अभी। जी, जी। और ये प्रोसेस आप किस हद तक ले जाकर पूरा करना चाहते हैं? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। चाहा तो आदमी की जितना मिलने लगता है उससे ज्यादा चाहने लगता है, ये एक आदमी की मानसिकता है। नहीं, इसमें एक ध्येय होता है और ध्येय पाने का ही होता है।
तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। आपकी जो इच्छा है, जो मंशा है, जो आपका अनुभव है, जो आपका टैलेंट है, जो आपकी एक्टिंग है, जो एक प्रोसेस में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको तो आगे बढ़ना ही है, मंजिल की ओर ध्यान रखना ही है। जी बिल्कुल। बस मेरी एक चाह जो अंदर से वो यही है कि एक अच्छे कलाकार जैसे कन्हैया लाल जी हैं। जी, जी। मुझे नहीं मालूम आज की पीढ़ी उनके बारे में कितना जानती होगी। मदर इंडिया में उनका एक बहुत बढ़िया रे बहुत पर्वतिया, important। वो एक जो कलाकार था, या धरती कहे पुकार के, उन जो उन्होंने किरदार निभाए हैं, कहीं ना कहीं वो जो ब्रैकेट है, मैं अपने आप को उसमें समझता हूँ कि लोग आपको एक अच्छे कलाकार के रूप में याद रखें आने वाले समय में, जब हम रहें ना रहें। लेकिन जो बात हो तो जिक्र वहाँ हो कि अरे यार वो भी एक, हाँ जैसे ओम प्रकाश जी हैं, तो वो एक अपने आप में, मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत मेन कलाकार होते थे, या वो एक सपोर्टिंग कास्ट में होते थे, लेकिन उनकी अपनी अहमियत होती थी उस किरदार की। कहने का मतलब चरित्र जो है, जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो किरदार हैं फिल्मों के, जी 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 उन किरदारों में जो भी आपको मिले तो जी। आप उसमें जान डाल देना जी चाहते बिल्कुल, अपनी पूरी ईमानदारी से उस किरदार को निभाया जा सके, बस यही कोशिश है। ये आप कोशिश करते आए जी हैं, बिल्कुल। और इस कोशिश में कामयाबी आपको निश्चित रूप से मिल रही है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और आने वाले वर्षों में भी निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। लेकिन जो आपने अच्छा किया है जी किसी फिल्म में, किसी सीरियल में, जी धारावाहिक में, जी या विज्ञापन में, जी, तो वो कौन सा है, किसे मानते हैं आप? ऐसे तो कई किरदार हैं सर, लेकिन जो मुझे लगता है कि आज भी जिसकी वजह से मुझे एक अलग पहचान मिली, वो एक स्टार प्लस का एक शो हुआ करता था, मैके से बंधी डोर। वो कहानी एक लड़की की थी जो अपनी माँ और अपनी छोटी बहनों को छोड़कर शादी होने के बाद अपनी ससुराल चली गई है, लेकिन उसकी डोर कहीं ना कहीं उसके मैके से बंधी हुई है, और उसके घर में उसकी मदर को, उसकी बहनों को बाकी लोग और टॉर्चर कर रहे हैं, और फैमिली के रिलेशंस में वो हैं, और वो बहुत परेशान है, और उसके जो फादर हैं वो बचपन में ही उनको छोड़ के जा चुके हैं। उस सिचुएशन में उनके घर में एक कैरेक्टर आता है, राजा राम जी। राजा राम मामा, सही पहचाना आपने, जो कोल्हापुर में कहीं रहता है। महाराष्ट्रन कैरेक्टर है, टोपी लगा के कुर्ता धोती पहनता है, और लिटिल बिट गेइश है वो, उसका वो कैरेक्टर, वो जो बात करने में है उसका लहजा जो है थोड़ा सा जनाना है। तो उसकी वजह से उसकी बहन ही उसको पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से उसने उसको कभी अपने घर में बुलाया नहीं, कभी कोई वो नहीं करती थी। वो किरदार आता है, और वो कैसे एक पॉजिटिवली खड़ा होकर, जिसको लोग इतना कॉमिक समझते हैं या जिसका इतना मजाक उड़ाते हैं, और वो किरदार मेरे लिए सबसे बढ़िया ये था। मैं महाराष्ट्रन नहीं हूँ, लेकिन मुझे मराठी एक्सेंट में काम करना था, तो वो जो किरदार था वो अपने आप में मेरे लिए बड़ा अहम था, और उस किरदार ने मुझे एक अलग पहचान दिलाई, लोगों से एक अलग प्यार मिला, जो राजा राम को स्पेशली देखना चाहते थे कि ये सच में कैसा है। तो वो अपने आप में एक मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था, और उसने मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। ये बात सच है कि पर्दे पर देखा हुआ जी, जो दर्शक देखते हैं, अगर उस पर यकीन कर लिया लोगों ने, इससे अच्छी सफलता शायद एक कलाकार के लिए दूसरी नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, वही है ना। मुझे प्रेम चोपड़ा जी की बात याद आती है कि लोग मुझे गालियां देते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वही है कि एक अगर आप खलनायक की भूमिका में हैं और लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो यही आपकी उपलब्धि है। वैसे एक डिसेंट से हमारे प्राण साहब, जी जी जी, उनके दौर में किसी भी माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा, जबकि वो बहुत ही कुलीन ढंग से और बहुत ही सभ्य तरीके से उन्होंने पूरा जीवन यापन किया, और जो एक्टिंग है उसकी आप बात ही नहीं कर सकते। क्यों ना हम अपनी बातचीत को थोड़ा सा विराम देते हुए गीतों की दुनिया में चलें। कुछ ऐसे गीत हैं जो आपको बेहद पसंद है, तो चलिए उनमें से एक गीत जो है हमारे श्रोताओं को हम सुना देते हैं। जी बिल्कुल। मेरा साजन है उस पार ले चल पार, ओरे माझी ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार।
मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझे अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मत खेल मत खेल मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार। मेरे साजन है उस पार, ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। एक राह आपने चुनी है और आपने पहले से ही तय कर लिया है कि चरित्र जो है उसको जिएंगे आप। एक चरित्र अभिनेता के रूप में आप काम करेंगे, तो ऐसा नहीं लगता कि आपने अपने आप को लिमिटेड कर लिया हो? नहीं नहीं, देखिए मैं, आपने जो बात कही मैं उसको थोड़ा सा और संशोधित कर देता हूँ कि जैसे हम रोज जिम जाते हैं तो जो नया जाने वाला होता है ना, वो थोड़ा कम वेट से पहले शुरू करता है जी, फिर धीरे धीरे वेट बढ़ाता है, धीरे धीरे वेट बढ़ाता है। सेम एक्टिंग में भी है, हम रोज अपनी माइंड की एक्सरसाइज करते हैं। हम रोजाना अपने एक कैरेक्टर की कैसे करना है, कैसे रोना है, कैसे हंसना है, हम धीरे 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 उसको ट्रेन करते हैं। हाँ, अगर मैं एक अच्छा चित्र अभिनेता बन सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो अगर कहीं इन फ्यूचर में कभी कोई ऐसा हुआ जो उस कैरेक्टर को लेके मेन में और उसके चारों तरफ कहानी बुनी जाए, तो बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। हाँ, ये जो सोच है ये हमारी और आपकी हो जाती है कि ये चरित्र अभिनेता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहानी जिसके चारों तरफ घूमने लगे वही मुख्य नायक होता है, वो मुख्य नायक होता है वो। जी बिल्कुल। जैसे आज के दौर की हम बात करें अगर, तो अमिताभ बच्चन जी के इर्द गिर्द कहानी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उम्र दराज होने के बाद भी हीरो का मतलब ये नहीं होता कि वो एक लड़का ही हो। बिल्कुल सही बात है, ये एक मिथ था जो लोगों का अब टूट रहा है। अब धीरे 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 बच्चन साहब मतलब वो तो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी में, क्या कहूँ, पूरा संसार है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपनी पहली फिल्म ही उनके साथ, हाँ, करीबन 40-45 दिन उनके साथ रहा। करीबन 25 दिन हम लोग यहीं फिल्म सिटी में बॉम्बे में किया था हम लोगों ने, और करीबन 15 दिन हम लोग जोधपुर में उसका क्लाइमैक्स शूट करने के लिए गए थे। और उनको पास से देखने का, उनकी बातें सुनने का, मतलब उनकी उपस्थिति मात्र में ही एक सम्मोहन है। बिल्कुल, वो जब आपके साथ खड़े होते हैं तभी आप एक ऐसे जादुई दुनिया सी महसूस होती है कि आप बता नहीं सकते। मैंने तो उनको जब मिला था, मेरी पहली मुलाकात में ही मैंने उनको एक शेर बोला था। मेरे भाई हैं पवन दीक्षित जी, उनका लिखा हुआ ये शेर है कि जिसने भी तुझको देखा था मैंने चूमी उसकी आंखें। जिसने भी तुझको देखा था मैंने चूमी उसकी आंखें। आप विश्वास कीजिए, मेरे मुंह से तुम तो निकला ही नहीं। मैंने कहा कि जिसने भी आपको देखा था मैंने चूमी उसकी आंखें। आज आपका दीदार हुआ है, कैसे चूमूं अपनी आंखें। क्या तो उन्होंने मेरे को ऐसे हल्का सा हक किया, कीप इट अप करके, और वो अपनी वैन में चले गए। तो कैप्टन अजीत वर्मा का आपने किरदार निभाया जी जी दीवार में 2004 में जो रिलीज हुई थी। बिल्कुल। तो ओवरऑल कैसा रिएक्शन कैसा रहा बाकी जब फिल्म रिलीज हुई, आपके अभिनय को लेकर, आपके अपने पार्ट को लेकर?
ये मेरी पहली फिल्म थी और मुझे तो सच बताऊं कि ये पता ही नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे तो बस ये था कि बच्चन साहब के साथ काम करना है और बच्चन साहब के साथ मैं काम कर रहा हूँ। जी जी। उसमें बीच में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, तो उसमें मेरे ये तबीयत खराब हो गई थी मेरी फिल्म के दौरान, और मेरा अपेंडिक्स फट गया था पेट में, तो जिसका ऑपरेशन की वजह से मुझे बीच में कई चीजें मिस करनी पड़ी थी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी पूरी फिल्म में मैं कहीं ना कहीं दिखा और सारी चीजें रहीं। इतने बड़े लोगों के बीच में आपको एक खाली फ्रेम शेयर करने का मौका ही मिल रहा है, यही हमारे लिए बड़ी बात थी। और आज भी मतलब वही बात कि आने वाले वक्त में हम ये कह सकेंगे या लोगों को हमें नाज होगा कि हमने जिनको लोग सदी का नायक बोलते हैं, हमने उनके साथ स्क्रीन शेयर की और उनको देखा, उनके साथ काम किया। ये अपने आप में एक उपलब्धि है हमारे लिए। सदियों से हैं रिश्ते टूटे हो, सदियों से हैं रिश्ते टूटे, छूटा अपना देश, चल चलिए घर आपने, आया है संदेश, आया है संदेश, लेके आई है हवाएं ये इशारा हो, लेके आई है हवाएं ये इशारा हो, लेके आई है हवाएं ये इशारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, वंदे वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। ओ लेके आई है हवाएं ये इशारा, ओ लेके आई है हवाएं ये इशारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, वंदे वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। फिर से उभरी हैं तस्वीरें, ओ फिर से उभरी हैं तस्वीरें, बांधेगी क्या ये जंजीरें हो, बांधेगी क्या ये जंजीरें, फिर से उभरी है तस्वीरें, बांधेगी क्या ये जंजीरें, फिर से बांधेगी उभरी है क्या तस्वीरें, बांधेगी क्या ये जंजीरें, मेरे अपनों ने मुझे है पुकारा, मेरे अपनों ने मुझे है पुकारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। ओ आ देखेंगे हम अपना आंगन, ओ
थामेगा वो दामन, हमको थामेगा वो दामन। देखेंगे हम अपना आंगन, हमको थामेगा वो दामन, देखेंगे हमको थामेगा दामन। हो दिल में जागा है ये अंगारा, दिल में जागा है ये अंगारा। चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा। लेके आई है हवाएं ये इशारा, हो लेके आई है हवाएं ये इशारा। चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है। श्री निशिकांत दीक्षित जी हमारे साथ में हैं, एक अच्छे अभिनेता और वाक्पटु हैं। आप तो समझ ही रहे हैं, सुन रहे हैं इन्हें, और अपनी बातें बड़े प्यारे ढंग से आप बतला भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, ये बताइए, ये जो नाटक है जी और जो ये अभिनय है, ये जी। कलाकारी है, ये जो कलात्मकता है, रचनात्मकता है, ये उभरती कैसे है? कहाँ से आती है ये इन कलाकारों के पास, आप जैसे कलाकारों के पास? आपको क्या लगता है, कैसे कैसे जुड़ना होता है इससे? सर, मुझे लगता है कि सब कलाकार होते हैं। कुछ लोगों को कैमरे के सामने या लोगों के सामने वो एक्ट कर पाते हैं, कुछ लोग चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन जब उनको पर्दे के सामने, मतलब कैमरे के सामने या पब्लिक के सामने आप उनको परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं। एक उनको घबराहट होती है, वो उनको आदत नहीं है वो करने की। लेकिन आप उनकी क्षमताओं पर कभी संदेह नहीं कर सकते। अब वो निसंदेह बहुत अच्छे काम करते हैं। तो कलाकार होता है, हर इंसान के अंदर होता है। बस उसको सही एनवायरनमेंट, सही सिचुएशन पे, उसको एक बूस्टअप वाली जो सिचुएशन होती है ना, आप अगर उसको बूस्ट कर देते हैं तो वो परफॉर्म कर लेता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होता है कि शायद अगर मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट ना किया होता तो मैं भी शायद आज कहीं कोई किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा होता, नौकरी कर रहा होता अपने बाकी इंजीनियरिंग वाले साथियों की तरह। हाँ। या तो कहीं ना कहीं वो चीजें रहती हैं। ये मेरा पैशन था, मैं इसमें चाहता था और मैं आज इस फील्ड में आ गया तो आज मैं यहाँ पे हूँ। वही वाली बात है, वो किस फिल्म में डायलॉग था कि अगर सचिन तेंदुलकर को लोग कहते कि भाई क्रिकेट मत खेल, गाना गा ले, या लता मंगेशकर जी को कहते कि आप गाना मत गाओ, आप क्रिकेट खेल लो, तो शायद वो नहीं कर पाते। तो मुझे भी यही फील होता था और मैंने अपने पेरेंट्स को भी यही कहा था कि पापा, जो शौक है, अगर मैं उस फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकता तो मैं किसी फील्ड में शायद सक्सेस ना हो पाऊँ। तो एक्टिंग करना मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगता था जब मैं प्लेज और नाटक करता था कि ये कभी मुझे काम नहीं महसूस हुआ। ये सच बताऊं तो हाँ, मुझे लगता था कि मैं एक उस पल को जी रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। आज भी मैं जब काम कर रहा होता तो मुझे ये लगता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। एक कभी जुड़ाव है यार। जी जी। ये अभिनय आपके लिए कोई काम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभिनय एक अंदर से बहता हुआ एक प्रवाह है आपके अंदर का, जो आपको आगे बढ़ाता है। बिल्कुल सही। और आप उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाते हैं। बस ये है कि जो इमोशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो फिल्म की डिमांड है, कैरेक्टर जो कुछ चाहता है ये करता है, उसके लिए जो आप प्रयत्न करते हैं, तो वो तैयारी किस तरह की आपकी होती है? क्या तैयारी बचपन से थी आपकी? क्या आपने बचपन में कभी थिएटर और ये सब कुछ किया है जो आज आपको इस मुकाम तक लेकर आया है? जाने अनजाने वो चीजें मेरे अंदर थी शायद। बचपन से ही स्कूल के अंदर परफॉर्म करना, बाल सभाओं में कहानी सुनाना या चुटकुले सुनाना या एंकरिंग करना खुद ही अपने बच्चों के उस लिए, तो वो कहीं ना कहीं वो मेरे ब्लड में थी। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ, टीन एज में आया, तो मैं एनएसडी से, हमारे दिनेश खन्ना जी उस समय हमारे सीनियर हुआ करते थे, अब तो शायद बीएनए के वो डायरेक्टर हैं इस समय, तो वो नाटक किया करते थे उस समय। और मैं शायद उस समय 8th या 9th में था, तब तक मुझे पता भी नहीं था कि एनएसडी नाम की भी कोई चीज, संस्था है। तो मैं वहां से उस उम्र में लाइटें लेके आया था, हम लोग प्ले कर रहे थे गाजियाबाद में। तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें, आप उन चीजों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर वो है या नहीं है। आप तो नॉर्मल बात कर रहे होते हो। आज रियलाइज होता है मुझे, या आज इस बात का एहसास होता है कि मुझे उन चीजों का इंटरेस्ट तभी से था।
तो जो मैं उस समय करता था या उस समय करने के लिए, तो वो धीरे धीरे वो राह पकड़ी, और इंजीनियरिंग करने के बाद एक बार लगा कि लाइफ में आपने काम धंधे में लग गए आप। लेकिन जब फिर बॉम्बे शहर में आना हुआ तो वो फिर चीज़ें दोबारा से एक बार वो एनवायरनमेंट मिल गया आपको, नाटक का तो थिएटर का और फिल्म मीडिया का, तो फिर वो चीज़ें अपने आप डेवलप हो गई। तो वो कहीं ना कहीं होता है, बस उसको सही समय पर सही जगह आप अगर पहुंच जाते हैं तो वो चीज़ें आगे ग्रो कर जाती है। तो ये तो हर फील्ड के बारे में हम कह सकते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है, जैसे कि आपने कहा कि हर व्यक्ति जो है वो एक अभिनेता है, उसके अंदर में कलाकार मौजूद होता है, लेकिन क्या वो कलाकारी ही करें ये ज़रूरी है? तो दूसरे जो क्षेत्र हैं जीवन के उनको वो टच ना करें, छुए ना, स्पर्श ना करें। मैं ये आपने जो कहा ना कि कलाकारी ना करे, कलाकारी लोग जनरली आम भाषा में तुम बहुत कलाकार हो रहे हो तो वो जो चीज चलती है वो मेरा वो नहीं है। हाँ देखो, होता क्या है कि आप जब किसी भी चीज को कर रहे होते तो वो आपको खुद ब खुद अंदर से एक फील आता है, गट्स फील बोलते हैं जिसको, कि ये मैं इस लायक हूं या नहीं हूं। जब आपको लगता है तो, और एक बार तो आप करके देख सकते हो ना सर, जी जी। करना है या नहीं करना। बाकी चीजें मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत करो, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं सर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जितना अच्छा गाना गाते हैं उतना अच्छा बजा भी लेते हैं, उतना अच्छा काम भी करते हैं और एक्टिंग भी कर लेते हैं। कल्चरल फील्ड में काफी लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो आप बाकी कोई चीज मत करो, या कोई और चीज कर रहे हो तो आप एक्टिंग मत करो। ये आपके ऊपर है, या आपकी सिचुएशन है, या आपके अपनी सोच है कि आपको क्या करना है। ये बात तो है। वो अंदर से पता लग जाता है कि सर मैं ये इतना वजन उठा सकता हूं या नहीं उठा सकता जी। तो वही है, आप उठा सकते हो तो बिल्कुल उठाइए। बिल्कुल। निशिकांत जी, आपकी पसंद से एक और गाना हम सुन लें? जी बिल्कुल। आपको नए गाने ज्यादा बेहतर लगते हैं या पुराने गानों से आपकी मोहब्बत ज्यादा है? सर आप जितने भी लोग हैं मेरी उम्र के, उनसे आप बात करेंगे ना तो वो सब यही कहेंगे कि पुराने गानों में जो बात थी वो आजकल के गानों में नहीं है। अरे पुराने गानों में मेलोडी होती थी, लिरिक्स होती थी, आज के गानों में नहीं है। लेकिन मेरा थोड़ा सा मानना इसमें यह है कि आज के गाने भी बहुत अच्छे हैं जो लिख रहे हैं। आप मनोज मुंतजर भाई हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। केसरी का जो गाना है उनका बिल्कुल बहुत अद्भुत है आज भी, मतलब एक एक शब्द मिट्टी में मिल जावा जो उन्होंने लिखा है वो बहुत अच्छा है। आप विश्वास कीजिए सर, सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको इमोशंस अपने आप ही, जज्बात, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ सुन लीजिए, कंसंट्रेशन से आप गाना सुनिए। मैं लिख के दे सकता हूँ कि 10 में से 9 आदमी इमोशनल हो जाएंगे निश्चित रूप से। तलवारों पे तलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। अच्छा, एक ये है कि ये एक रिस्क फैक्टर तो है ही जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक छोटी बस्ती में कोई एक व्यक्ति रहता है, एक कलाकार रहता है, वो अपने आप को कलाकार भी मानता है, कलाकारी करता भी है वो। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ही ऐसे स्थान हैं, ऐसे शहर हैं जहाँ पर जाकर आप अपने टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। छोटे कस्बों में, शहरों में इतनी सुविधाएं नहीं रहती और आप उससे जीविकोपार्जन नहीं कर सकते। ख़ास बात यह है। तो उसके लिए या तो बॉम्बे आना पड़ता है, या जो अगर साउथ की हैं या कोई दूसरी जहाँ पर भी वो सेंटर है उसका मेकिंग का, तो पर्टिकुलर उस जगह पर जाना पड़ता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप गाज़ियाबाद से आए, फिर यहाँ पर भी आपने जॉब की, फिर ये इस जगह को आपने पाया, महसूस किया कि ये मैं करने लायक जगह है और आप इसमें एडजस्ट होते चले जा रहे हैं और निश्चित रूप से आगे आप बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जो एक छोटे शहर में वो अगर कला के क्षेत्र में जुड़ना चाहता है, फिल्मों से जुड़ना चाहता है, टीवी से जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए दिक्कतें तो काफ़ी होती हैं। तो आपने दिक्कत महसूस की पर्सनली नहीं, उसके अलावा आपने जो देखी होगी, अनुभव जो किया होगा कि जो बाहर के शहर से आते हैं, तो क्या वो ये रिस्क ले सकते हैं? आज की तारीख में क्या है सर कि सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया बदल दी है। आज जब हम यहाँ पे आए थे तब हम लोग फोटोग्राफ्स ऐसे लेके जाते थे, ऑफिस जाते थे, बात करते थे, उनका फ़ोन नंबर लेके आते थे, पर्सनली रोज़ सुबह उठ के उनको फ़ोन करते थे। अब क्या है कि अब चीज़ें बदल गई हैं। अब क्या है कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि वो अपने शहर में बैठकर भी वो सारे काम कर लेते हैं जो हम यहाँ बैठ के कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे लोग अपने अपनी वीडियोज़ या रील्स डाल के अपने आप को इतना ज़्यादा पॉपुलर, अगर उनमें टैलेंट है तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। हाँ, तो वो चीज़ें उनको आसान कर देती हैं क्योंकि यहाँ आने से पहले उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, उनके पास एक नाम हो जाता है कि हमने इतने लोगों को, हमारे फॉलोवर हैं या हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो यहाँ आने के बाद क्या कर पाते हैं जी। लेकिन क्या है कि एक उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद जो लड़ाई है वो ये नहीं है कि आपको कैमरे के सामने क्या करना है। यहाँ लड़ाई जो होती है वो इस बात की होती है सर कि आपको रहना कहाँ है, आपको खाना कहाँ है, आप अपने घर बार को छोड़ के आए हो, कितने पैसे आपको घर भेजने हैं या आपके ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप उनको कैसे निभाओगे, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन आप कैसे करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो जो चीज़ है, वो जिम्मेदारियां अगर आप कर सकते हैं तो वो आपके लिए एक टास्क हो सकता है, वो एक परेशानी हो सकती है। लेकिन जहां तक बात है कि काम करने का, तो वो तो आज की तारीख में सोशल मीडिया ने सबको आसान कर दिया है। मैं इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहा हूं, लेकिन मैं अब
देखता हूँ आके कि कुछ लोग हैं वो इतने अच्छा काम कर रहे हैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक पर या ट्विटर पे, सब लोग अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं। जो लिखने वाले हैं वो लिख रहे हैं, जो डांस करने वाले हैं वो डांस कर रहे हैं, जो डायलॉग वाले हैं वो अपना वैसे डायलॉग बोल बोल के रील बना रहे हैं। तो सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि आप कर सकते हो। बिल्कुल, तो हम भी कर सकते हैं एक काम। पूछे कौन सा? बताएं। आपकी पसंद के गीत को सुनने का। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं। सब मुझे मेरे एक बड़े भाई जैसे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इरफान भाई, बहुत अच्छे इंसान थे। उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी आन। आन फिल्म की आपने बात की यहाँ पर, जिसमें आपने सब इंस्पेक्टर शिंदे का रोल अदा किया था। फिलहाल आन फिल्म का ये गीत जो है हम आपकी पसंद पर अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। जी बिल्कुल। हमारे बात तुम्हें अपना बनाने कौन आएगा, हमारे बात तुम्हें अपना बनाने कौन आएगा, रुलाने तो सब आएंगे, हंसाने कौन आएगा। मुश्किल है चाहत की सभी रस्में सभी कस्में, बड़ी मुश्किल है चाहत की सभी रस्में सभी कस्में। प्यार सब लेकिन निभाने कौन आएगा, रुलाने तो सब आएंगे, हंसाने कौन आएगा।
हंसाने कौन आएगा। श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं श्री निशिकांत दीक्षित जी, और आप टीवी और फिल्म से जुड़े हुए हैं, विज्ञापनों में भी आपने शिरकत की है और हमारे घर घर तक पहुँचे हैं ये। निशिकांत जी, कैसा महसूस कैसा करते हैं आप? ये एक वर्चुअल दुनिया है जी, वास्तविक दुनिया अगर हम कहें अभिनय के क्षेत्र में, तो वो थिएटर हम मान सकते हैं जी, जो लोक कलाएं हैं, जो थिएटर है जिसमें आमने सामने दर्शक और अभिनेता रहते हैं। लेकिन ये जो काम है पर्दे का, जी, ये पहले कर लिया जाता है, पहले से तैयार रहता है, जी, बिल्कुल। इसकी रिलीज होती है। कई बार ऐसे वाकये होते हैं कि वो काफ़ी डिले भी होता है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो मज़ा है, जो इंस्टेंट मिलता है, वो पर्दे पर हम कैसे ढूंढते हैं, कैसे पाते हैं उसे? जैसे आन फिल्म में आपने इंस्पेक्टर शिंदे का रोल किया था, पहले तो आप उसके बारे में बताइए हमें कि आपने कैसा महसूस किया था उसे। जो बातें बताई सर आपने, इसमें दो बातें हैं, दो क्वेश्चन आपने एक साथ पूछे हैं। तो पहला जो आपने पूछा मैं उसका कि जब हम नाटक कर रहे होते हैं तो सामने दर्शक होते हैं और हम होते हैं, हमारे पास कोई दूसरा रीटेक नहीं होता। हम जो बोल दिया वो बोल दिया, इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते, हम कोई सुधार नहीं हो सकता। और उस सिचुएशन में ही हमको अगर गलत भी हो गया तो हमको ही सही करना है, वो हमारे ऊपर होता है। दूसरा जो माध्यम है उसमें आप आराम से करते हैं, आपका अगर गलत भी कर देते हैं तो आपके पास गलती सुधारने का पूरा पूरा मौका होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें आप अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार सारी चीजें कर लेते हैं। लेकिन सर जो पहला माध्यम है उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि जब हम एक प्ले करते हैं तो हम उसकी 1 महीना तक रिहर्सल करते हैं। हम 1 महीने तक क्या होता है कि उसको बार बार इतनी बार हमने उन शब्दों को बोल लिया होता है, हाँ, तो वो आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमको 15 मिनट आधा घंटा पहले स्क्रिप्ट मिली है और उसके बाद आपको वो पूरा का पूरा पेज याद करना है और आपको फ्लो में बोलना है, विद एक्सप्रेशंस, विद इमोशन, आपको पूरा बोलना है। पहली बात तो आपको ये पता था कि ये जो आदमी नीचे लेटा हुआ है ये मरा नहीं है। दूसरी बात आपको ये पता होती है कि आपका भाई नहीं है, और आपको एक्सप्रेशन देने होते हैं कि आपका भाई है और जो मर गया है, और आपको पूरे वो डायलॉग बोलना है। तो अपने आप को जो समझाना होता है कि आपको पता है कि ये जिंदा है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपका भाई भी नहीं है जो आज आपके साथ काम कर रहा है, हो सकता है कल को कहीं आपका कोई और दूसरा किरदार बनकर मिलेगा, लेकिन आपको पूरे इमोशंस के साथ आपको वहां पे एक्ट करना होता है। तो अपने आप को ही आपको झूठ बोलना होता है कि मेरा भाई है और ये मर गया है। तो वो आवाज में जो कंपन होती है ना सर, जो आप महसूस करते हैं, तो लोग गलती क्या करते हैं कि क्या बात है वो तभी रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक्चुअल लाइफ में हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ घटना होती है आपके साथ, तो आप पहले आपका गला भर आता है, फिर धीरे धीरे आपके होठ कांपते हैं, आपकी आवाज लड़खड़ाती है, आपके चेहरे पे फिर वो दिखता है, और फिर जाकर कहीं रोना आता है आदमी को। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये वॉइस मॉड्यूलेशंस या आपको जो एक्सप्रेशंस के साथ करना होता है, ये आप जब यहां करते हैं तो वो कहीं ज्यादा कठिन पड़ता है वो नाटक के कंपैरिजन में। और दूसरा जो डिफरेंट पार्ट आ जाता है कि यहाँ पे अगर हमें सिर्फ आंखें ही दिखानी है तो वो कैमरा इतना हमारे पास आ जाता है कि हम वो आंखें देख रहा होता है। लेकिन यहाँ पे तो दर्शक वहां तक बैठा है, जब तक उसको आंखें नहीं दिखेंगी तो वो आपको पूरा लाउड करना पड़ता है, पूरा एक्शन करके हाथ वार फैला के रोना पड़ता है। तो वो जो चीजें, वो जो दोनों विधाओं में आपको डिफरेंशिएट करना है, दोनों जगह पे एक जैसे कहते हैं ना MP3 और MP4 वाला सिस्टम, तो वो दोनों अलग अलग फॉर्मेट हैं। ये वाला फॉर्मेट इसमें फिक्स नहीं बैठता और ये वाला उधर नहीं बैठेगा। तो इनको दोनों को बीच में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो जब आप ये कर लेते हैं तो आप चीजें आसानी से कर लेते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे ये नाटक तो बहुत अच्छे करता है लेकिन सामने यहाँ नहीं कर पाता, या ये एक्टिंग बहुत अच्छी करता, नाटक क्यों नहीं कर पाता, तो ये जो दोनों के बीच में समीकरण है, जिसने ये बैठा ली वो आदमी सक्सेस हो जाता है। जिसने भी ये सामंजस्य बना लिया वो सफलता पा लेता है। और ये सामंजस्य आपके अभिनय में अभी हमने थोड़ा सा सुना हमारे साथ, मैंने तो देखा भी है श्रोताओं, इस अंदाज में बड़े ही प्यार से बातचीत करते हुए जो आपने इमोशंस डाले हैं, और होंठ के कांपने से लेकर रोने तक, गले भर आने तक की जो बातें आपने बहुत कुछ ही सेकंड्स में जो कही, तो ये आपकी जो स्किल है, आपकी जो कला है, जिस पर आपने बहुत काम किया है, निश्चित रूप से ये जाहिर करता है। तो
कई बार ज़रूरी नहीं कि हम बहुत अच्छे कलाकार भी हों, लेकिन अगर हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा है, जैसे आप वेल बिल्ट हैं, तो आपको जो कैरेक्टर्स मिलते हैं वो निश्चित रूप से कभी कैप्टन के, कभी इंस्पेक्टर के साबित करते हुए हैं, जो स्क्रीन पर दिखते हैं। तो ये क्या ज़रूरी है कि बहुत अच्छा अभिनेता जो होता है वो सुपरस्टार हो, या जो सुपरस्टार है वो बहुत अच्छा अभिनेता हो? क्या कहते हैं आप बोलिए। बशीर बद्र का एक शेर है कि ये गुलाब कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। क्या बात, क्या तो हम किसी को भी बहुत आसानी से जज कर लेते हैं कि अरे इसने तो ऐसा किया, ये तो गॉड गिफ्टेड है, इसने ये किया। लेकिन क्या है कि किसी भी काम को जो भी कर रहा है सर आज की तारीख में, जो भी कहीं टिका हुआ है या जो भी कहीं अपना नाम बना पा रहा है, उसमें कहीं ना कोई प्रतिभा जरूर है। आप इस बात को मान लीजिए। बिल्कुल। अब ये चीजें जो हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाती हैं कि वो उसके प्रति कितना ईमानदार है। मेरा मानना यही है सर कि आप अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम करते रहो। आपको ये इसी फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर फील्ड की बात कर रहा हूं, हर फील्ड की बात कर रहा हूं। अगर आप एक पान की दुकान भी खोले हैं, या आपने एक मेडिकल स्टोर खोल रखा है, या आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो एक तो सबसे बड़ी है कि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरी कि कामयाबी आपको 100% मिलेगी, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगी जरूर, इस बात की गारंटी जरूर है, क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो सारी चीजें घूम फिर के जो आती है ना कि अभिनेता एक अच्छा कलाकार है या एक अच्छा कलाकार ही अभिनेता हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं सर, उनका एक अपनी मकाम बनता है, अपना एक स्टेटस, अपनी जगह बनती है। लोग कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में वो तो वो है इसलिए सक्सेस हो रहा है। कितने ऐसे उदाहरण हैं। नवाजुद्दीन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, ये लोग वो हैं जिन्होंने मेरी तरह अनजान शहर से आकर यहाँ पर आए और अपना नाम बनाया या बना रहे हैं। और अभी कितने लोग हैं जो आएंगे, जो अपना नाम बनाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि वो लोग यहाँ पे ही हों, बस सिर्फ ये है कि उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है या कर रहे हैं। निशिकांत जी, आपकी पसंद से एक और गाना हम सुन लें। ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जिनको आप सुनने लगते हैं तो लगता है कि ये अपने आप में एक अजीब संगीत में जो माहौल बन जाता है। उन सारी चीज़ों को लेकर अगर कहीं मैं बोलूं तो मुझे लगता है कि मुझे पुराने गाने जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे बचपन से इतने सुने हैं कि वो मुझे आज भी मनाडे दा के पुराने, कि आप सामने वाले के लिए गा दो, हाथ कर दो तो उसके लिए, और ऊपर के तो उठा दो तो ऊपर वाले के लिए। ये जो सूफियाना जो अंदाज था वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत भाता है। तो चलिए इस गीत को सुनते चलते हैं। जी बिल्कुल। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। चुनरिया कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे,
कैसे घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। dim tanana dirdatanum tanadere nadim tanana dirdatanum tadere nadim tanana dirdatanum tadere nadim nadere dere tanadere tanatum dirdadare tare dani dim tanana nadirdir dirdani dani 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 dim tanana dirdatanum tanadere nadim tanana dirdatanum tadere na सब ससुर न 3 ग्राम बंसी बाजे रेत तनि तनि निद निद पप मग मध गम मगर था धादा किरता चरण धरन धरत पायक परत नहीं परन झर झन के छन नन 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 नादर दीन तनुम नन नन तन तन नदीम तन नदर तानु ता नदरे नदीम तन नदर ता नून तदरे नदीम तन नदर ता तुम dim tanana dim tanana dim tanana tum tanana tum tanana tum tanana बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अभिनेता निशिकांत दीक्षित से जी शाम की बातचीत का पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग विनायक तड़वलकर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।